बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज है 25 दिसंबर, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश। बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बड़े बड़े पैगामात जारी किए जा रहे हैं हर तरफ से, सिविल और मिलिट्री क़यादत की तरफ से बड़े बड़े और तकरीबात हो रही हैं। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमोदात जो थे, उनके फरमान थे, और उन्होंने ये मुल्क पाकिस्तान किस मुश्किल में और किस स्ट्रगल से हासिल किया और उनका बुनियादी मकसद क्या था, वो हमारे हुक्मरान यकसर भूल चुके हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तने तनहा और एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद के ज़रिए अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से आज़ादी हासिल की और बरे सग़ीर के मुसलमानान के लिए अलहदा वतन दिया। और अलहदा वतन क्या था? पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, एक नज़रिया की बुनियाद पे। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दो सूबे थे, एक मशरक़ी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान। दोनों के दरमियान 1000 मील का फासला था। आपस में सरहदें, ज़मीनी सरहदें नहीं मिलती थी, नज़रियाती सरहदें मिलती थी। और दुनिया की वाहिद मुमलिकत थी जो दो उसके सूबे थे, दो विंग्स थे और आपस में मिलते नहीं थे, लेकिन नजरिए की बुनियाद पे वो वतन हासिल किया गया था। और हमने क्या किया? हमारे सिविल और फौजी हुक्मरानों ने क्या किया, और ख़ास तौर पे फौजी हुक्मरानों ने क्या किया? पाकिस्तान दो लख्त कर दिया गया। और चंद सालों के बाद ही 47 में बना, उसके बाद चंद साल सिविलियन की गवर्नमेंट, उसके बाद फिर 11 साल का मार्शल लॉ, फिर 3 साल का अगला मार्शल लॉ, और उसी 3 साल के अगले मार्शल लॉ याहिया खान में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कत्ल हो गया, दो टुकड़े कर दिया गया। और उसका वजह क्या बन? वजह यह थी कि उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने यह फैसला किया कि क्रश शेख मुजीब और डिमोलिश अवामी लीग। और इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं किए गए और जो जीते थे उनको इख्तिदार नहीं दिया गया। और उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। और तारीख की सबसे बड़ी फौजी शिकस्त, 90,000 हमारे फौजी जवान, अफसर, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, वो बड़ी तादाद जो है वो सरेंडर किया ढाका के ग्राउंड में। जी, वहाँ पे सरेंडर करना पड़ा। तो ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा कि हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए असूलों से इनहराफ किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि फौज का कोई काम नहीं है कि वो सियासत में आए और सिविल मामलात में मुदाखलत करे। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कोयटा में फौजी अफसरान से खिताब करते हुए किया। लेकिन उसके बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से या होने के बहाने उनको ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया और फिर वहाँ उनकी वफ़ात हुई। तो ये सूरत हाल जो है, ये सारे के सारे मामलात हैं। और आज भी हम वहीं खड़े हैं और आज भी हम वही डिमोलिश पीटीआई, डिमोलिश इमरान खान, क्रश इमरान खान, उस वक्त भी वही कुछ था, आज भी वही कुछ हम कर रहे हैं। इलेक्शन के नताइज आज भी तस्लीम नहीं कर रहे। फॉर्म 47 चोरी वाला नतीजा जो है वो जारी किया गया, जाली हुकूमत बनाई गई, ये सब कुछ किया गया, लेकिन हम अभी तक बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। और जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त मसाइब का, मुसीबतों का शिकार है। ना मुआशी एतबार से तरक्की कर सका, ना सियासी एतबार से, ना मुआशरती एतबार से, ना किसी भी मामले में तरक्की नहीं कर सका। और इस वक्त सिचुएशन ये है जनाब के मामला वहीं के वहीं हैं और हम 77 ईयर्स के बाद भी उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमारे जो उस वक्त हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, भारत, जो कि हमने उसको दुश्मन का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान दो लख्त करने में उसका भी बड़ा किरदार था। तो लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं और बाकी ममालिक बहुत आगे निकल चुके हैं। चाइना की मिसाल हमारे सामने है और भारत की मिसाल हमारे सामने है और भी बहुत सारे ममालिक हैं। बहरहाल जी, सिचुएशन ये है इस वक्त कि इमरान खान साहब मसला बने हुए हैं, पीटीआई मसला बने हुए हैं और डायलॉग चल रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। एक मुज़ाकरात वो हैं जो नज़र आ रहे हैं, एक मुज़ाकरात वो हैं जो नज़र नहीं आ रहे।
جو نظر نہیں آ رہے حقیقت میں وہی مذاکرات ہیں، اور باقی جو نظر آ رہے ہیں وہ مذاکرات ہیں، وہ صرف اور صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ تو بہرحال کل ایک ملاقات ہوئی تھی عاصم منیر صاحب کے ساتھ مریم صاحبہ کی، مبینہ طور پر ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی، اس لیے وہ زیر گردش ہے، اور اس ملاقات کو ملاقات ہی تصور کیا جا رہا ہے جب تک کہ اس کی تردید نہ آ جائے۔ تو بہرحال اس ملاقات میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہم نے مزاحمت کرنی ہے، مریم صاحبہ نے کہا کہ مزاحمت کی جائے، کیونکہ یہ جو امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، اگر ہم لیٹ گئے تو پھر تو مسئلہ بڑا بن جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو ہم بیانیہ بناتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کا، تو ہم امریکہ کو نو بولتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور آپ بھی کوشش کریں۔ تو اطلاع یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے قومی مفادات کے لیے، ایبسولوٹلی ناٹ چوری کے الیکشن کے لیے نہیں بولا جاتا، ایبسولوٹلی ناٹ اسلام آباد قتل عام کے لیے نہیں بولا جاتا، ایبسولوٹلی ناٹ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے لیے نہیں بولا جاتا، ایبسولوٹلی ناٹ جان مال آبرو کو غیر محفوظ کر کے نہیں بولا جاتا۔ اس لیے پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور اس لیے ذرا تھوڑے سے ہوش و حواس سے قدم اٹھائیے گا، کیونکہ دوسری جانب پارٹی بڑی ڈاڈی ہے، اور ڈاڈی پارٹی ہے، تگڑے لوگ ہیں، تگڑے حکمران ہیں، اور وہ سب کے پاؤں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو یہ سچویشن اس وقت ہے، جہاں وہ پاؤں رکھیں گے سب کا پاؤں ادھر ہی ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور مریم صاحبہ کی مشوروں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری اطلاع بھی یہی ہے کہ مریم صاحبہ کو کہا گیا کہ نہ بی بی نہ، یہ کام نہیں کرنا، معاملات وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتی ہیں، ہماری حالت وہ نہیں جو کہ اس وقت تھی جب آپ کے ابا نے کہا تھا کہ جی وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ دھماکے کیے تھے، حالانکہ وہ ریاست کا فیصلہ تھا اور ابا کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو بہرحال جی سچویشن یہ ہے، جو خبریں زیر گردش ہیں وہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے شیئر کر لوں۔ کہ پہلی تو بات ہے کہ وہ باز نہیں آ رہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے یہاں عاصم منیر صاحب کی اور مریم صاحبہ کی، تو اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے، اور انہوں نے نہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے حوالے کر دیں تو ہم عمران خان صاحب ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو عمران خان صاحب تو جانا چاہتے ہی نہیں، وہ تو پاکستان کے شہری ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، اور وہ کسی ایسی تحویل میں نہیں ہیں کہ جن کے جو آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی کریں، تو آپ ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کہ جناب ہم عمران خان صاحب کو ضد کے طور پہ لے جائیں، پہلے شکیل افریدی صاحب سے ملایا، اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب کے بدلے میں آپ کہتے ہیں جی رہا کر دیا جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ بننے والا نہیں ہے، اور مریم صاحبہ کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی آپ کو وہ ان کے بلکہ چچا نے آپ کے لیے کافی مسائل پیدا کیے تھے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت، وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں ہے معاملہ۔ تو بہرحال رانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب بالکل نہیں، اگر پریشر آئے گا تو ہم اس کو بیرونی مداخلت تصور کریں گے امریکہ کی طرف سے۔ تو جناب صورتحال ہے کہ جو سائفر آیا تھا، اور سائفر کے نتیجے میں اور اسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں امپورٹڈ سرکار مارز وجود میں آئی تھی، اور پھر کاکڑ سرکار، اور پھر امپورٹڈ سرکار 2، یہ سارے کا سارا اسی کا تسلسل چل رہا ہے، جو کہ بائیڈن انتظامیہ نے، بائیڈن رجیم نے آپ کو حکم صادر فرمایا تھا، اور آپ نے تختہ الٹ دیا تھا، اور تختہ الٹ کے آپ براجمان ہو گئے تھے۔ تو اس لیے یہ نہ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی بات ہے جی کہ عمران خان صاحب کو سزا سنانے کا کیونکہ فیصلہ محفوظ کیا تھا احتساب عدالت کے جج جناب ناصر جاوید رانا صاحب نے، اور پھر وہ اناؤنس نہیں ہوا۔ مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب لاہور نئے جج لائیں گے، نئے جج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائیں گے تو پھر فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا، پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ذریعے اسی نئے جج صاحب کے سامنے کیس لگوایا جائے گا، تاکہ جو القاعدہ ٹرسٹ میں ضمانت نہ ہو سکے۔ تو میرے پاس دوسری اطلاع ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ ناصر جاوید رانا صاحب ججمنٹ اناؤنس کر دیں، اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے ان کو فل ڈوز دینی ہے۔
तो जो कागजात हैं वो ये बताते हैं कि वो फुल डोज वाला केस है ही नहीं, बल्कि वो केस बरियत का है, और बरियत भी साथ लिखना भी पड़ेगा कि ये सियासी इंतकाम की वजह से है, क्योंकि अलकायदा ट्रस्ट में अगर आप सजा दिलवाते हैं तो खुद भी फंसते हैं अगले फेज पे, क्योंकि जो वो पैसे आए थे मलक रियाज साहब के, उसमें तो फिर जाती उमरा के जो है होनहार फर्जंद का भी नाम आता है, क्योंकि तनाज़ा वहाँ से शुरू हुआ था। तो लिहाजा जो इस वक्त चल रहा है मामला, वो ऐसा नहीं जैसा कि बताया जा रहा है। तो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब को ये कहा जा रहा था कि जनाब आप फुल डोज दे दें, तो उन्होंने थोड़ा सा हेजिटेट किया है और उन्होंने कहा कि जी इस तरह होता नहीं है, तो या तो फिर आप ही जजमेंट अनाउंस कर दें। तो इसलिए उस दिन भी नासिर जावेद राना साहब ने पहले होल्ड रखा और उसके बाद कहा कि मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने वर्क जाना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है। फिर उन्होंने कहा कि सर्दियों की छुट्टियां आ जाएंगी। फिर कहा गया कि जी 3 जनवरी 6 जनवरी शायद कहा गया कि 6 जनवरी अनाउंस कर दें, 3 जनवरी या 6 जनवरी। तो 3 जनवरी और 6 जनवरी की जो भी तारीख है उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो असल नासिर जावेद राना साहब जो हैं वो सज़ा सुनाना नहीं चाहते इस मुकदमे में, क्योंकि ये मुकदमा सज़ा वाला बनता नहीं, इसलिए इसको डिले किया गया है। ऊपर से उफ्ताद आन पड़ी है रिचर्ड ग्रेनल की। तो रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो हर रोज़ इनको ग्रिल कर रहे हैं और पीस रहे हैं चक्की के दोनों पार्टों में। और कल जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें तो उन्होंने अखीर कर दी इनकी और इनका हशर नशर कर दिया। लिहाजा एहतसाब अदालत के जज राना साहब जो हैं वो अभी तक राजी नहीं हैं और उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप राजी हो जाएं। दूसरा ये कि इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि जो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो वो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही के पैगामात थे जो उनके साथ डिस्कस हुए। आधे घंटे की मुलाकात थी, तो उसमें हमारी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो कोई शर्त कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब से मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मुलाकात करना चाहती है, और मुलाकात ज़ाहिर है अडयाला में होगी तो रौला पड़ जाएगा। फिर एक ये भी है कि उनको किसी रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए या बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर इमरान खान साहब राज़ी होते हैं तो, ताकि वो किसी रेस्ट हाउस में जाएं या बनी गाला में जाएं या पिशावर चले जाएं, तो वहाँ पे फिर उनसे नशिस्त हो जाए और उसमें जुजियात जो हैं वो तय कर ली जाएं। और ये काम भी 20 जनवरी से पहले पहले ये करना चाह रही है हमारी मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये करना चाह रही है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो कोई ऐसी पेशगी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पहले मेरा राइट बनता है, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं और एक और मुकदमे में भी सज़ा देनी है तो दिलवा दें अलकायदा ट्रस्ट में, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। तोशाखाना 2 में भी दिलवानी है दिलवा दें, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि मेरा दामन साफ़ है। मैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मुझे रिलीफ मिल जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊँगा। तो अगर आगे बढ़ना है तो फिर ये शर्तें वर्तें नहीं चलेंगी। आप मुझे मेरिट पर रिलीज होने दें, उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। तो ये एक मुसीबत बनी हुई है जी, ये एक मसला बना हुआ है। उसके बाद है जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, बल्कि वो सबको दोष हो गए हैं बतौर इंतज़ामी जज के। काजी फाइज साहब के ज़माने से वो चले आ रहे थे बतौर इंतज़ामी जज। उनके पास काफ़ी वर्कलोड काफ़ी था और उसमें जो आखिरी दफ़ा उनको फाइलें भेजी गई हैं तो उन्होंने फाइलों पे दस्तखत नहीं किए बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव जज के। उन्होंने कहा जी कि मैं सबको दोष हो चुका हूँ, लिहाजा मैं ये जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह है कि वो मुतअद्दिद खतूत लिख चुके हैं और याहिया अफरीदी साहब को भी खतूत लिख चुके हैं और जजिस कमेटी को भी लिख चुके हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं एड्रेस किया जा रहा, जबकि उनका मुतालबा है कि 26वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं उनको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, ताकि मामलात पहले इस बात को क्लियर हो जाए। उनकी इस बात को नहीं माना जा रहा और भी बहुत सारे खतूत लिखे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी लिखते हैं, लेकिन ये मामला चल रहा है। लिहाजा उन्होंने पहले मरहले में सबकुदोश हो गए हैं बतौर इंतज़ामी जज, इस्तीफ़ा दे दिया है
اور دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی خبر، انشاءاللہ پھر آپ کو اگلے دوں گا جی، وہ ہے گی عمران ریاض خان کے بارے میں، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔